रिवीजन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। तब इसमें क्या क्या पढ़ना है ये सब मेंशन किया हुआ है। डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, टाइप्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड एप्लीकेशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये पढ़ने के लिए हमको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इसका कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए, जो इसके पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। ऐसा कह सकते हैं कि जो और डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन है, उन दोनों का यूज अभी हमको यहां लगने वाला है डिफरेंशियल इक्वेशन में। अब जो नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसके पहले भी कई इक्वेशंस पढ़ी है। लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, ऐसे सब नाम सुने, इक्वेशन ऑफ डिग्री 3 एक्सेट्रा। तो ये जितनी भी इक्वेशन हुआ करती थी ये सब हम एल्जेब्रा में पढ़ा करते थे विथ वेरिएबल एक्स एंड सम कोएफिशिएंट्स ए बी सी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल टू जीरो इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रोवाइडेड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। यदि मान लो दो इक्वेशन ले ले, ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, और पी एक्स प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर, तो दीज आर treated as simultaneous equations in x and y। तो ये सब एल्जेब्राइक इक्वेशंस है। एल्जेब्राइक एक्सप्रेशंस को जब हम इक्वेट करते तो एल्जेब्राइक इक्वेशंस तैयार हो जाती। बात करनी है हमको डिफरेंशियल इक्वेशन की। तो नाम से समझ में आता है ऐसी इक्वेशन जिसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हो, यानी डेरिवेटिव्स हो, मींस dy बाय dx हो, यदि y को डिपेंडेंट माने और x को इंडिपेंडेंट माना है तो। ऐसी इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स डेरिवेटिव्स या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये तो टर्मिनोलॉजी समझ में आ जाती है। इक्वेशन विच कंटेन डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉलोइंग आर डिफरेंशियल इक्वेशंस। वेरिएबल अलग अलग हो सकते हैं। एक्स वाई में इक्वेशंस दिख रही है कुछ, ठीक है, एक्स वाई और टी, मतलब एक्स और वाई आर डिपेंडेंट ऑन टी। आर और थीटा में आर डिपेंडेंट ऑन थीटा, एक्सेट्रा। अब डिफरेंशियल इक्वेशन होने के बाद बात करनी होती है ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जो ऑर्डर टर्म है, ऑर्डर, वो तो सीधा सीधा जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा इक्वेशन में, हमने हायर ऑर्डर डेरिवेटिव भी पढ़ा है। तो जितने हाईएस्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव इक्वेशन में प्रेजेंट होगा दैट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब बात डिग्री की करते समय थोड़ी सी सावधानी लेनी होती है। यदि इक्वेशन में कोई रेडिकल साइन हो, रेडिकल साइन मतलब √2, 1/3, 1/4 एक्सेट्रा, ठीक है ना, रेडिकल साइन हो, रेडिकल साइन में यदि dy बाय dx हो, या फिर पावर में 3/2, 5/2 ऐसे कुछ हो, यानी जब भी डिनोमिनेटर में एक्सप्रेशन में रैशनल नंबर आता हो तो रेडिकल साइन प्रोवाइड करता है। तो हमारी इक्वेशन रेडिकल साइन से फ्री होनी चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, यदि मान लो एक्सप्रेशन में कहीं डिनोमिनेटर में dy बाय dx आ रहे हो तो वहां से उसको भी फ्री करना जरूरी है। तो डिग्री ऑफ इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। हाईएस्ट ऑर्डर का जो पावर होगा कब, व्हेन इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल साइन एंड डिनोमिनेटर्स, इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके कुछ एग्जांपल से समझ में आ जाएगा अभी आपको। ये डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव प्रेजेंट इन द इक्वेशन when it is free from radical sign and denominators। ये कंडीशन उसमें ऐड कर देते। कुछ स्टैंडर्ड एग्जांपल दिखते हैं यहां से, तुरंत समझ में आ जा सकता है। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव इज 2, तो ऑर्डर हो गया 2, और इसका पावर यानी d2y बाय dx स्क्वायर की टर्म को यदि ब्रैकेट में रखें तो उसका पावर है 1, तो डिग्री इज 1। यहां सेकंड में ऑर्डर इज 3, डिग्री इज 2, ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 1, ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 2। अब यहां पर तकलीफ होगी, ये dy बाय dx नीचे है,
डिनोमिनेटर में है, तो पहले इसको फ्री करना जरूरी है। तो फ्री करने के लिए पूरे को dy बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई किया, ऐसा ऐसा माइंड में रखते हुए दिस इज इक्विवेलेंट टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 3xy इज इक्वल टू cos x इंटू dy बाई डी एक्स। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर यहां पर भी dy बाई डी एक्स है, यहां पर भी dy बाई डी एक्स है, तो ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 2, ये पावर 2। तो ये आ गया डिनोमिनेटर की कंडीशन, इसको फ्री किया पहले, उसके बाद में ऑर्डर और डिग्री की बात करेंगे। अब यहाँ रेडिकल साइन में बैठा हुआ है, दोनों ही चीज है, रेडिकल में भी है और साथ ही साथ में डिनोमिनेटर में भी है। तो अब इसको पहले तो ठीक करना होगा, तो अंडर रूट हटाने के लिए पहले स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दिया, तो स्क्वायर करने से जो 3/2 का स्क्वायर करने से 2, ये 1/2 ये गया यहाँ से। अब डिनोमिनेटर को रिमूव करना होगा, तो डिनोमिनेटर को रिमूव करने के लिए मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए, डिनोमिनेटर रिमूव हो गया। अब देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव कहां पर है, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर और इसका पावर 3, तो ऑर्डर इज 2, डिग्री इज 3। ठीक, तो इस तरह से ऑर्डर और डिग्री के शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रॉब्लम्स पूछे जाते हैं। अब ऐसे प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकते हैं। अच्छा, देख लेते हैं। यहां देखो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज 4। अब यदि मान लो इसको हम एक्सपांड करें, इसको एक्सपांड करने के बाद में ये टर्म का जब क्यूब लेंगे तो पावर 6 हो जाएगा। तो केवल पावर 6 बड़ा पावर है इसलिए वो डिग्री होगा ऐसा नहीं, ऑर्डर जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा उसका पावर विल बी द डिग्री। तो ऑर्डर 4 है और इसका पावर 1 है, तो यहां से मिल गया ऑर्डर इज 4, डिग्री इज 1। अब ये एक्सपोनेंशियल के ऊपर बैठा हुआ है dy बाई डी एक्स। ठीक है, अब ये जो इक्वेशन है, देखो डिनोमिनेटर में dy बाई डी एक्स था तो उसको हम फ्री कर सकते हैं, रेडिकल साइन में तो उसको फ्री कर सकते हैं, लेकिन बाकी ये ऐसे कुछ और अलग से फॉर्म में हो तो ऑर्डर तो 1 समझ में आ रहा है, बट इक्वेशन कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पॉलिनोमियल डिफरेंशियल इक्वेशन, नहीं लिख सकते उसको उस फॉर्म में, यानी ई को यहां से रिमूव करके नहीं लिखा जा सकता है। अच्छा, ई को रिमूव करने जाएंगे तो लॉग अपीयर हो जाएगा, मतलब इसको हम पूरी तरह से केवल पॉलिनोमियल इन डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिख सकेंगे, तो डिग्री इज नॉट डिफाइंड। वहां ऊपर जब डेफिनेशन पड़ी थी तो वहां दो चीज ऐड करना बहुत जरूरी है, डिग्री तभी मिलेगी ऑर्डर ऑफ पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव व्हेन इक्वेशन इज फ्री फ्रॉम रेडिकल एंड डिनोमिनेटर। ठीक, अब ये डिटर्मिनेंट फॉर्म में दिया हुआ कुछ, तो पहले तो इसको एक्सपांड करना होगा, इसको एक्सपांड करेंगे और एक्सपांड करने के बाद फिर जो सिंप्लीफाइड फॉर्म हो गया वहां से ऑर्डर और डिग्री बताया जाएगा। राइट, अब डिफरेंशियल इक्वेशन में नोटेशंस हम ये शॉर्ट नोटेशन यूज कर सकेंगे, dy बाई डी एक्स एस वाई डैश, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज y डबल डैश, d3y बाई डी क्यूब इज y ट्रिपल डैश एंड सो ऑन। राइट, order and degree of differential equation are always positive integers, पॉजिटिव रहेंगे क्योंकि ऑर्डर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा ही रहेगा, और उसका पावर हाईएस्ट ऑर्डर का पावर जब रेडिकल साइन से फ्री हो जाए, डिनोमिनेटर से फ्री हो जाए, तो डेफिनेटली डिग्री भी पॉजिटिव इंटीजर मिलेगी। फिर ये एक्सरसाइज नाउ, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब कोई रिलेशन दिया होता है, उससे डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करना हो, तो जो रिलेशन है वो रिलेशन में कितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन डिफाइन करता है। ऑब्टेन डिफरेंशियल इक्वेशन बाय एलिमिनेटिंग आर्बिट्ररी कांस्टेंट फ्रॉम द फॉलोइंग फंक्शंस रिलेशंस, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये अंडरस्टूड होता है, x और y तो वेरिएबल है, समझ में आ रहा है, y डिपेंड्स ऑन x हो रहा है, 4 फिक्स कांस्टेंट है। अब ये जो a है ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, वो इक्वेशन देखकर समझा जा सकेगा आर्बिट्ररी कांस्टेंट कौन से है। तो अब एक बार डिफरेंशिएट करेंगे
तो दो रिलेशन मिल जाएंगे हमको, एक तो ये खुद ओरिजिनल रिलेशन और दूसरा डेरिवेटिव करने के बाद आया हुआ रिलेशन। वो दोनों की हेल्प से आर्बिट्ररी कांस्टेंट को इलिमिनेट करेंगे। यहां कर लिया, डिफरेंशिएट कर लिया, dy बाई डी एक्स आ गया 4, ये 4a यहां पर पुट कर दिया, तो दिस बिकम डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, ये तो हो गया एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट था, तो जो हमको डिफरेंशियल इक्वेशन मिली उसका ऑर्डर है 1। अब देखते हैं जहां पर 2 आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, यही देख लेते हैं, अभी सामने है ये। तो दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है तो ऑर्डर 2 होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन का, ये पहले ही माइंड में सोच लेंगे। अब दो मिलेंगे कैसे, तो ये ए और बी को इलिमिनेट करना है। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, जितने कांस्टेंट फाइंड करने हो उतने इक्वेशंस लगते हैं। जैसे यदि दो अननोन फाइंड करने हो तो वो दो अननोन में हमको दो इक्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब हम कह रहे हैं कि इलिमिनेट करना है, तो इलिमिनेट करना, मान लो दो इक्वेशन से दो अननोन तो फाइंड कर लिए, अब इलिमिनेट करने के लिए इसको पुट करना पड़ेगा कहीं ना कहीं, तो एक और तीसरी इक्वेशन लगेंगी। तो जब अननोन इलिमिनेट करने की बात होती है तो जितने अननोन को इलिमिनेट करना है उससे एक ज्यादा इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। मतलब यदि दो कांस्टेंट को इलिमिनेट करना है तो 3 इक्वेशन लगेंगे। कहां से आएंगी, एक तो ओरिजिनल इक्वेशन हो गई और दो इक्वेशन इनको डिफरेंशिएट करके, एक dy बाई डी एक्स की और एक d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की। फिर आगे का काम किया जा सकता है। ये जो बेसिक कंसेप्ट है, ये बेसिक कंसेप्ट एक बार समझ जाए तो पहले बार डिफरेंशिएट कर लिया, dy बाई डी एक्स मिला, दूसरी बार डिफरेंशिएट किया, सिंप्लीफाई किया, जो भी कर सकते हैं, और ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है विच इज सेम एज ओरिजिनल y 9y, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9y। तो यही कंसेप्ट से बाकी के प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सकेंगे। यहां पर देख लेते, बस आर्बिट्ररी कांस्टेंट की बात करते हैं। C1 एंड C2 आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट, x तो वेरिएबल है और ये जो e है ये स्टैंडर्ड नंबर है, लाइंग बिटवीन 2 एंड 3, log टू द बेस e वाला जो नंबर होता है ना, अप्रोक्सीमेट वैल्यू इज 2.71828183 एंड सो ऑन, चलते रहता है वो। यहां पर c आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, c एक ही बात है, हाँ, c आर्बिट्ररी कांस्टेंट, यहाँ C1 और C2 दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, तो ये काम किए जा सकते हैं। हाँ, ये जरा देख रहा हूं। अभी इसके पहले जो हमने दो आर्बिट्ररी वाला प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, दो आर्बिट्ररी कांस्टेंट वाला, तो उसमें ओरिजिनल एक्सप्रेशन मिल जा रहा था। अब देखो जरा इसकी बात करते हैं, y इक्वल टू C1 e पावर 3x प्लस C2 e पावर 2x, तो dy बाई डी एक्स का रिलेशन मिल गया, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर का रिलेशन मिल गया। अब यहां से कुछ कॉमन होके वापस ओरिजिनल y तो नहीं आ रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो, तीन इक्वेशन है और ये तीन इक्वेशन में आपस में तुरंत कोई रिलेशन नहीं दिख रहा है और हमको एलिमिनेट तो करना है कांस्टेंट C1 और C2, तो एक रिजल्ट से देखो इनमें सब में कॉमन क्या है, C1 e पावर 3x, C1 e पावर 3x, C1 e पावर 3x, यहाँ C2 e पावर 2x, C2 e पावर 2x, C2 e पावर 2x। तो यदि मान लो हम इनको एलिमिनेट करें तो वी गेट डिटर्मिनेंट ऑफ, ऑन एलिमिनेटिंग C1 and C2 from equation 1, 2 and 3, we get determinant y dy by dx d2y by, एक कॉलम बन गया इसका। फिर इनके कोएफिशिएंट्स, अब ये पूरी कॉमन टर्म है तो इसका कोएफिशिएंट है 1, 3, 9 और सेकंड से 1, 2 और 4। ये डिटर्मिनेंट को एक्सपांड करो, सिंप्लीफाई करो, इट विल गिव यू रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो जब सीधे सीधे उनमें आपस में रिलेशन नहीं दिखता तो इलिमिनेशन मेथड इस तरह से भी इवैल्यूएट किया जाता है। वर्ड प्रॉब्लम को सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करने की जरूरत होती है। द रेट ऑफ डीके ऑफ मास ऑफ अ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस एनी टाइम t is k times its mass at that time, form differential equation satisfying by mass of the substance। तो सिंबल से डिनोट करते हैं, m is mass of radioactive substance and time is t। तो rate of decay of mass is dm by dt, rate of change of mass with respect to time t। और ये क्या कहा है इसने, k times its mass at that time, तो this decay is proportional to mass। और यहाँ दिया है रिलेशन कांस्टेंट ऑफ
प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए वहां कुछ कांस्टेंट पुट करना पड़ेगा। वो कांस्टेंट प्रॉब्लम में बोल के दिया है k टाइम्स है, तो dm by dt इज k टाइम्स इट्स मास। डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, दिया ही है यहाँ पर, इज k टाइम्स इट्स मास यानी dm by dt इज इक्वल टू k टाइम्स m। डीके हो रहा है, हाँ, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस वो सब्लिमेट हो रहा है, तो ये नेगेटिव होगा, के इज नेगेटिव, मास जो भी रहा होगा कम 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 होते जा रहा है, डीके हो रहा है, कुछ समय के बाद में वो खत्म हो जाएगा, मास उड़ जाएगा, कपूर जैसे कि एग्जांपल के तौर पे। फॉर्म differential equation of family of circles above x axis touching the x axis at the origin। सर्कल above x axis और टचिंग द सर्कल एट द ओरिजिन। अब ऐसे कई सर्कल तैयार किए जा सकते हैं। अब इन इन सब के जो सेंटर है वो y एक्सिस पे दिखेंगे, तो y एक्सिस पे कोई कोऑर्डिनेट लेना होगा, तो उसका x कोऑर्डिनेट y एक्सिस पर जो भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे तो x कोऑर्डिनेट 0 और y कोऑर्डिनेट कुछ मिलेगा, तो सेंटर विल बी सपोज 0, b, सेंटर इज 0, b। ये एक सर्कल टच हो गया, फिर दूसरा सर्कल तो सेंटर चेंज हो जाएगा, तीसरा सर्कल सेंटर चेंज हो जाएगा, और जो सेंटर होगा वो सेंटर से ओरिजिन का डिस्टेंस विल बी द रेडियस। तो सेंटर रेडियस फॉर्म ऑफ सर्कल पता है, रेडियस ऑफ सर्कल बी और सेंटर विल बी 0, ये 0, बी होना चाहिए, विद द सर्कल विद द सेंटर ऑफ सर्कल ऑन y एक्सिस। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सर्कल्स अबव x एक्सिस टचिंग द सर्कल टचिंग द x एक्सिस एट द ओरिजिन। ओरिजिन पर टच करने वाला होना तो ठीक है, मतलब y एक्सिस पर होगा, तो यस इट इज 0, b, सेंटर विल बी 0, b। तो सेंटर रेडियस फॉर्म x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। सिंप्लीफाई करो, ये रिलेशन मिल गया। अब यहाँ पर एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट है b चेंज होते चले जाएगा, सेंटर चेंज होते चले जाएगा, सर्कल अलग अलग मिलेंगे, फैमिली ऑफ सर्कल्स मिल जाएगी। तो उसको इलिमिनेट करने के लिए एक बार डिफरेंशिएट करो और b को इलिमिनेट करो, यू विल गेट द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1। Form differential equation of family of circle touching y axis at the origin and having center on x axis। ये काम किया जा सकता है। इस तरह के वर्ड प्रॉब्लम फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन हो गए। अब इक्वेशन फॉर्म करने के बाद में नेक्स्ट आर्टिकल आता है सॉल्व डिफरेंशियल इक्वेशन। अब देखो ध्यान से सुनिएगा, जब हम इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म कर रहे थे, तो जितने आर्बिट्ररी कांस्टेंट थे उतने टाइम्स हम रिलेशन को डिफरेंशिएट कर रहे थे और वहां से कांस्टेंट एलिमिनेट कर रहे थे। तो सीधा सीधा रिलेशन है ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और आर्बिट्ररी कांस्टेंट इन द गिवन रिलेशन में। अब हमको डिफरेंशियल इक्वेशन दी हुई होगी और हमको उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है। सॉल्यूशन मतलब रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन्वॉल्विंग सम आर्बिट्ररी कांस्टेंट। अब ये आएंगे कहां से आर्बिट्ररी कांस्टेंट? जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा, मान लो फर्स्ट ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो हमको यहां से रिलेशन तैयार करना है y और x में, तो ये डेरिवेटिव कोई काम का नहीं हमारे, ये डेरिवेटिव को हटाना पड़ेगा। तो डेरिवेटिव को हटाने के लिए एंटी डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा। आजकल काफी सुन रहे होंगे आप, एंटीडोज, एंटीबॉडीज, बॉडीज एंटीबॉडीज, ठीक है, डोज एंटीडोज। तो वैसे ही डेरिवेटिव एंटी डेरिवेटिव, एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन। तो डेरिवेटिव को हटाना है तो एंटी डेरिवेटिव लगाना पड़ेगा, यानी इंटीग्रेशन लगाना पड़ेगा। और जब इंटीग्रेशन लगाते हैं तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो जाता है। एक बार इंटीग्रेशन लगाया तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। यदि दो ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन है तो दो ऑर्डर को हटाने के लिए पहले बार यदि एक ऑर्डर हटाया तो एक बार एंटी डेरिवेटिव, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट देगा, दूसरी बार एंटी डेरिवेटिव दूसरा आर्बिट्ररी कांस्टेंट देगा। तो बेसिकली डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड करना, इसका मतलब डेरिवेटिव्स को वहां से रिमूव करना है। जितने डेरिवेटिव्स होंगे उतनी बार हमको उसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और उतनी बार आर्बिट्ररी कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व होते चले जाएंगे। तो यही जो नंबर्स है, ये जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, ये हमारे रिलेशन में आर्बिट्ररी कांस्टेंट के काम करेंगे।
तो ये तो हो गया आउटलाइन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्यूशन फाइंड करना मींस व्हाट, रिलेशन बिटवीन y डिपेंडेंट वेरिएबल, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल और आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स में रिलेशन फाइंड करना। क्या करना है? डेरिवेटिव्स हटाना है, सिंपल सी बात। अरे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अच्छा उसमें दो तरीके, ये जो एक बात बताई, एक ये तरीका और दूसरा है जो रिलेशन है, ये रिलेशन यदि डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है तो दैट विल बी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन है ना क्या, ऐसा ऐसा कोई रिलेशन जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और यदि मान लो आर्बिट्ररी कांस्टेंट की हमको वैल्यू मिल जाए, वो जो कांस्टेंट रहते हैं आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उनकी यदि पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाए तो इट इज कॉल्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक, देखिए वेरीफाई, हाँ ये जो अभी हमने बोलकर बताया इस नेक्स्ट फॉर्म में आ जाएगा। वेरीफाई दैट दिस रिलेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ dy बाय dx दिख रहा है, ये रिलेशन से dy बाय dx फाइंड करो और फिर ये लेफ्ट हैंड साइड लेके इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद यदि वो इक्वल टू राइट हैंड साइड मिलता हो तो यस वी कैन से दैट इट इज गिवन रिलेशन इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। एक को जरा देख लेते हैं, y sec x इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस ये दिया हुआ है, डिफरेंशिएट कर दो तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल लग गया। यहाँ राइट साइड में टेन एक्स है, उसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स। अच्छा इसको सिंप्लीफाई करने से तो सभी में सेक एक्स से डिवाइड कर दिए, dy बाय dx प्लस y टेन एक्स इज इक्वल टू सेक एक्स। ये तो ओरिजिनल इक्वेशन के समान ही दिख गई, कुछ करना ही नहीं पड़ा। तो देयरफॉर गिवन रिलेशन इज सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। नंबरिंग दे देना बेटर होता है, गिवन रिलेशन 1 इज सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 2। मतलब जो रिलेशन है, रिलेशन को डिफरेंशिएट करके जो आ रहा है उससे हम इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। ये एक तरीका हो गया सॉल्यूशन का। ये जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे वो यहां पर है, ये डेरिवेटिव है, कोई रिलेशन दिया, डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का हमको सॉल्यूशन फाइंड करना, मतलब ये डेरिवेटिव को हटाना है। अब डेरिवेटिव हटाने के लिए क्या किया जाता है ये ध्यान दो, ऐसे नहीं अपने आप से कोई भी डेरिवेटिव हट जाएगा। देखो डेरिवेटिव हटाना मतलब इंटीग्रेट करना है। अब आपने बहुत अच्छे से डेरिवेटिव भी पढ़ा और इंटीग्रेशन भी पढ़ा। यदि 100 लोगों से पूछा जाए डेरिवेटिव आसान कि इंटीग्रेशन आसान, तो लोग कहते हैं डेरिवेटिव आसान, इंटीग्रेशन को थोड़ा समय लगता है। तोड़ना आसान लगता है, जोड़ना जरा मुश्किल लगता है। ठीक है, तो यहाँ एंटी डेरिवेटिव करने की बात है, इंटीग्रेशन करने की बात है, तो सिंपल सा दिखने वाला फंक्शन भी जरूरी नहीं 100% कि वो इंटीग्रेट हो जाए। इंटीग्रेशन करने के लिए उसको एक पर्टिकुलर टाइप में, पर्टिकुलर फ्रेम में लाने की जरूरत है, तब हम उसको इंटीग्रेट कर सकेंगे। कोई एट रैंडम एक पर्सन इधर का एक पर्सन इधर का लाकर इंटीग्रेट करने की कोशिश करे तो बहुत मुश्किल हो जाती है। सोचकर देखो जरा, घर में यदि 5 लोग रहते हैं तो वो क्या इंटीग्रेट होकर रह पाते हैं क्या? सबके अपने अपने विचार होते हैं, इंटीग्रेट रखना बड़ा मुश्किल काम है, तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, तो वैसे ही छोटी सी डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करने के लिए उसको फिक्स टाइप में एक पर्टिकुलर पैटर्न में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो सबसे पहले बात होती है वेरिएबल सेपरेबल मेथड। वेरिएबल सेपरेबल मेथड मतलब एक वेरिएबल एक तरफ, दूसरा वेरिएबल दूसरा तरफ, ऐसा यदि हम कर सकें तो उसको इंटीग्रेट करना आसान होगा। तो जैसे कि यहां पर दिखता है, यहां से y कॉमन लिया जा सकता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 रहेगा और वो y को dy के पास लाया जा सकता है, तो 1 बाय वाई dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है, ये देखो यहां से dx को उठा के उधर भेज दिया। ठीक, ये dx को उठा के इधर भेज दिया। अब यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने की जरूरत पड़ती है। ये पार्ट में ये dy बाय dx को टुकड़े कर दिया, dy अलग और dx अलग। अब ध्यान से सुनना, जब आपको डेरिवेटिव पढ़ाया गया था, जब स्टार्ट किया गया था dy बाय dx का, तब वहां एक टर्म होती थी कोएफिशिएंट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट डी डी एक्स ऑफ वाई, डी डी एक्स ऑफ वाई मतलब डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, और जो लिखा जाता था dy बाय dx।
ये कंप्लीट क्वांटिटी बोलकर ट्रीट होती थी, कंप्लीट क्वांटिटी। इट इज नॉट क्वोशंट अपॉन क्वोशंट dy अपॉन dx। बोलते समय हम dy by dx बोलते थे, बट दिस इज बेसिकली ddx ऑफ y। ये पूरे डेरिवेटिव में ये एज अ वन क्वांटिटी ट्रीट हुआ, कंप्लीट dy by dx। फिर जब आपने इंटीग्रेशन पढ़ा, तो इंटीग्रेशन पढ़ते समय f ऑफ x dx ये पढ़ा, मतलब इंटीग्रेटिंग फंक्शन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये जो था dx, ये क्या है, डिफरेंशियल ऑफ x, डिफरेंशियल ऑफ x। अब यहां पर dy तो नहीं है, हाँ, या फिर ये क्या होगा आपने gy dy, gy dy, मतलब दिस इज डिफरेंशियल ऑफ y, डिफरेंशियल ऑफ y। अब यदि फंक्शन y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x हो, तो x में यदि डिफरेंशियल हुआ तो इट विल गिव्स डिफरेंशियल इन y आल्सो, जिसको हम थ्योरम के प्रूफ पढ़ते समय करते थे। डेल्टा x बी द चेंज इन x, देन करस्पॉन्डिंग चेंज इन y विल बी डेल्टा y। वो चेंज की बात हो रही है, डेल्टा x डेल्टा y, ये बातें होती थी। अभी हम यहाँ डिफरेंशियल की बात कर रहे हैं, डिफरेंशियल इन x, डिफरेंशियल इन y। अब y यदि x पर डिपेंडेंट है तो नेचुरली dy भी dx पर डिपेंडेंट होगा। कैसे? तो वो लिबनिट ने एक डेफिनेशन प्रोवाइड की कि डिफरेंशियल इन y इज गिवन एज, differential in y is defined as derivative of y with respect to x into differential in x। Note this. With this definition, dy is equal to derivative of y with respect to x into dx। इसका मतलब ये dx करके ऐसा नहीं है, ये dx को ये dx ये कंप्लीट क्वांटिटी है जो हमने डेरिवेटिव में पढ़ते हैं, ये पूरी कंप्लीट क्वांटिटी है। अब ये डेफिनेशन के बाद दिस गिव्स dy अपॉन dx, यानी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू dy बाय dx। मतलब जो हमारे लिए पूरी कंप्लीट क्वांटिटी थी वो अभी भी कंप्लीट क्वांटिटी है, dy बाय dx एज अ होल क्वांटिटी। नाउ दिस dy बाय dx इज ट्रीटेड एज क्वोशंट ऑफ dy अपॉन मतलब न्यूमरेटर dy अपॉन डिनोमिनेटर dx। और ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ने के लिए। इसलिए डेरिवेटिव के समय कभी इसको ऐसा नहीं कहा गया आपको कि ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, वो कंप्लीट क्वांटिटी ही है, अभी भी dy बाय dx एक कंप्लीट क्वांटिटी है। लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन में क्योंकि हमको डेरिवेटिव को हटाना है, डेरिवेटिव को हटाने के लिए डिफरेंशियल की जरूरत पड़ेगी, इंटीग्रेशन में डिफरेंशियल्स के रोल है, तो इसका कन्वर्शन dy बाय dx इज नाउ ट्रीटेड एज रेशियो ऑफ dy एंड dx। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो अब जब डिफरेंशियल इक्वेशन में हमको वेरिएबल सेपरेट करना है तो हम इसको कोशंट मानकर सेपरेट कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये अंडरस्टैंडिंग के साथ अब हम आगे काम क्या कर सकते हैं। यहां से ये जो dy बाय dx है, ये dy बाय dx को ब्रेक करके dx उधर भेज दिया x के तरफ में, और y के साथ y की पूरा फंक्शन है, dx के साथ x का फंक्शन है। अच्छा, अब dy तो ऑलरेडी न्यूमरेटर में है तो उसको न्यूमरेटर में रहने से डिनोमिनेटर में जो dx है उसको शिफ्ट कर दिया। अब ये सब होने से ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म दिखता है। लेफ्ट साइड में y से रिलेटेड टर्म है, राइट साइड में x से रिलेटेड टर्म है। अब इनको इंटीग्रेट किया जा सकता है, जहां जो वेरिएबल है उससे इंटीग्रेट कर देते हैं, जहां जो वेरिएबल है उससे इंटीग्रेट कर देते हैं। इसको और अच्छे से समझ लेते हैं। एक बार ये कंसेप्ट यदि समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है तो ये डाउट हमेशा के लिए क्लियर हो जाता है। देखना, यहां दिख रहा है 1 बाय y dy बाय dx इज इक्वल टू x पर प्लस 1। अब जरा हम बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, बैकग्राउंड की बात कर रहे हैं, ध्यान देना। राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ x है, लेफ्ट हैंड साइड में y is function of x and this dy by dx will be function of x definitely।
तो दोनों तरफ यदि ऐसे देखिए तो दोनों तरफ इस पैटर्न में, इस फॉर्म में फंक्शन ऑफ एक्स है, लेफ्ट साइड भी राइट साइड भी। तो इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड्स, राइट, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ध्यान देना पहले, तो हमने यहां इंटीग्रेट किया 1 बाय वाई dy बाय dx। इंटीग्रेट करने के लिए ये dx लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जैसे आपने इंटीग्रेशन लगाया वैसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब आगे की बात देखो, दिस इज व्हाट 1 बाय y dy बाय dx इक्वल टू, यहां जो भी होना होगा वो हो जाएगा। इंटीग्रेट कर देते इसको, x क्यूब बाय 3 प्लस x प्लस c। अब यहां पर ये dy बाय dx अपॉन dy बाय dx इंटू dx, ये dx कट गया, dy बचा, ऐसा नहीं है वो, ये डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन, दिस dy बाय dx इंटू dx इज dy। तो ये कन्वर्ट होके बन गया 1 बाय y dy इक्वल टू x क्यूब बाय 3 प्लस x प्लस c। अब इसका इंटीग्रेशन हो गया log y इक्वल टू x क्यूब बाय 3 प्लस x प्लस c। तो बेसिकली किया क्या हमने, इस इक्वेशन को दोनों तरफ विथ रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट किया और फिर dy बाय dx इंटू dx बाय डेफिनेशन बिकम्स dy। यानी बैकग्राउंड में इतना सब कुछ होता है हमेशा हमेशा, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व करते समय हम इस पैटर्न को फॉलो न करते हुए क्या करते, वेरिएबल को सेपरेट कर लेते, और वो सेपरेट करने की परमिशन ये डेफिनेशन देती है, ये डेफिनेशन देती है। तो जो जो वेरिएबल जहां है, dy ऊपर है तो यहां सारे y की टर्म ला लिए, dx नीचे तो उसको उधर लेकर गए। तो अब यही जो लिख रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन लिखा है, ये लिखने का तरीका प्रॉब्लम सॉल्व करते समय क्या होगा, ये देखो 1 बाय y dy इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 dx हमने कर दिया। तो दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, दिस इज इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। तो जो जहां है उससे इंटीग्रेट कर दो। तो लिखते समय लिखते हैं ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट। अब किससे, कौन से वेरिएबल से इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो जहां है, जिस वेरिएबल का फंक्शन है उससे इंटीग्रेट कर दो। तो लिखते समय 1 बाय y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन्वॉल्व हो गया। तो ये जो बीच का पार्ट है, ये जो बीच का पार्ट है इतना, ये सब गायब कर देते हैं हम, यहां पर वेरिएबल सेपरेट कर दे पहले, और वेरिएबल सेपरेट करने के बाद में इंटीग्रेटिंग। अब यहां पर वो वेरिएबल ने किससे इंटीग्रेट करना है, ऐसा नहीं, जहां जो वेरिएबल है उससे इंटीग्रेट। ये बात समझ में आती है, ये बात समझ में आई, कंसेप्ट समझ में आया प्रॉब्लम सॉल्विंग का। जब वेरिएबल सेपरेट हो जाए तो जो जहां है उससे इंटीग्रेट हो जाता है, उसके पीछे का जो लॉजिक है वो सब ये लॉजिक चलता है। और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इस तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं। बाद में इसको सिंप्लीफाई किया तो यहां से यदि करना है इसको तो कन्वर्ट किया जा सकता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ कांस्टेंट आ जाएंगे। तो दिस इज गिवन रिलेशन। फाइंड जनरल, अच्छा ये जनरल सॉल्यूशन, ये जब तक कि आर्बिट्ररी कांस्टेंट यहां बना रहता है इट इज कॉल्ड जनरल सॉल्यूशन। कोई भी कांस्टेंट ले सकता है, कोई भी वैल्यू ले सकता है। यदि कुछ पर्टिकुलर कंडीशन दी हुई हो प्रॉब्लम में, तो कंडीशन की हेल्प से कांस्टेंट फाइंड करके यदि उसको यहां पुट कर दें तो दैट बिकम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन मतलब स्पेसिफिक कंडीशन में दिस विल बी द सॉल्यूशन, पर्टिकुलर कंडीशन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन होगा। ठीक, अब ये सारी बातें आप कर सकते हैं, वेरिएबल सेपरेट यदि होते हैं तो कर दें और फिर उसको इंटीग्रेट करें। ये एक टाइप के प्रॉब्लम आते हैं जरा, reduce each of the following equation to separated variable form and hence find the general solution। अब जब तक कि ये एंगल में x प्लस वाई बैठा है तो ये तो सेपरेट नहीं हो सकते,
क्योंकि एंगल के अंदर है ना x प्लस वाई। यहां पर 4x प्लस वाई प्लस 1 का स्क्वायर, तो यहां से तो x और y सेपरेट नहीं हो सकेंगे। तो प्रॉब्लम देख के समझ में आएगा कि करना क्या है। इसको एक नए वेरिएबल में कन्वर्ट कर दो, x प्लस वाई को पुट कर दिया u। तो हम क्या कर रहे हैं, x और y को u में कन्वर्ट करें, तो मतलब जो यहाँ पर y का रोल है डिपेंडेंट वेरिएबल इन टर्म्स ऑफ x, तो हम बेसिकली नया डिपेंडेंट वेरिएबल ला रहे हैं u, विच ऑल्सो डिपेंड्स ऑन x। तो x प्लस वाई इक्वल टू यू को डिफरेंशिएट कर दिया विथ रिस्पेक्ट टू x, यहाँ से dy बाई डी एक्स इवेल्यूएट किया जा सकता है। ये 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स सीधा सीधा डी यू बाई डी एक्स रख दिया, तो ये हो गया इन टर्म्स ऑफ u। तो ये हो गई वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब जैसी वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म आ गया, तो जहां जो वेरिएबल है उसको इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स वी गेट रिलेशन इन u। लेकिन हमारा प्रॉब्लम तो x और y में था, रिप्लेस u बाय x प्लस वाई। तो दिस इज द सॉल्यूशन। तो कई बार जब x और y इस तरह से एंगल में बैठे हो, फंक्शन के अंदर हो, सेपरेट नहीं हो रहे, तो सब्स्टिट्यूट करके उसको ट्रीट किया जा सकता है। नाउ टाइप्स ऑफ ये एक टाइप था वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ये एक टाइप है, टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। हर इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जरूर नहीं कि हर इक्वेशन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में हो जाए। तो दिस वाज फर्स्ट टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में हम VSF कहते हैं, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, VSF। आप एग्जाम में लेकिन पूरा लिखिए, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब वर्ड होमोजीनियस जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज से समझ में आता है एक समान, होमोजीनियस। तो यदि डिफरेंशियल इक्वेशन में जो भी फंक्शंस होंगे dy बाई dx को छोड़कर, dy बाई dx को छोड़कर जो भी फंक्शन होंगे, यदि वो होमोजीनियस हो, मतलब उन सबका डिग्री सेम हो, देन इक्वेशन इज कॉल्ड होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जांपल देखो, यहां पर x की टर्म है, y dy बाई dx को छोड़ दो, x का डिग्री 1 है, y का डिग्री 1 है, तो दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 1। डिग्री कहां से मिल रही है, ये जो टर्म है, टर्म की डिग्री होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री कहलाती है। अब एक बात नोट कीजिएगा, यहां जो डिग्री की बात हो रही है, ये डिग्री जो हमने शुरू में ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन की बात की थी, उससे डिफरेंट है। यहां पर डिग्री का मतलब हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का पावर नहीं होगा। अच्छा, यहां पर हम केवल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम केवल फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात कर रहे हैं इस लेवल पे। सेकेंड इक्वेशन में एक्स क्यूब वाई प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स को छोड़ दो, बाकी के सारे टर्म देखो, डिग्री कितना, 4 डिग्री कैसे मिलाते हैं, सारे वेरिएबल के जो पावर है उनको ऐड करके। तो ये सभी टर्म की डिग्री 4 है, दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डिग्री 4। अब आपको पॉइंट क्लियर हुआ होगा। यदि आप इसको डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री से कंपेयर करते, ध्यान से सुनना भी, आपके सामने ये इक्वेशन दी हुई है और आपको पूछा फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन, फाइंड द ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ इक्वेशन। जब ये बात हो रही है ऑर्डर एंड डिग्री, तो यस, ऑर्डर इज 1 एंड डिग्री इज 1। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर इज 1, डिग्री इज 1। फाइंड द टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जब इसमें हम आ जाए, तो अब टाइप की जब बात कर रहे हैं, तो हर टर्म की डिग्री 4 है, तो दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। और जैसे वर्ड होमोजीनियस लग जाए, तो अब डिग्री का रोल चेंज हो जाता है। अब डिग्री वो हाईएस्ट ऑर्डर का पावर न होते हुए, जो डिग्री की टर्म्स, जो हर टर्म का डिग्री है, वो नंबर पुट किया जाता है। पॉइंट समझ में आ रहा है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है। तो डिग्री ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज डिफरेंट फ्रॉम डिग्री ऑफ ऑर्डर एंड डिग्री वाला जो कंसेप्ट था, उससे ये डिग्री अलग है। कई बार यहां पर कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों का, ये दोनों अलग है। होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में डिग्री इज द डिग्री ऑफ ईच टर्म। देखो यहां थर्ड में एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई, अब यहां तो डिग्री 1 है और यहां डिग्री 3 है, तो दिस इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंस। नहीं दिख रहा ना एक जैसा, उसमें कुछ क्वालिटी नहीं दिख रही है, होमोजेनिटी नहीं है उसमें, ये इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां एक्स वाई डिग्री 2 है, वाई स्क्वायर डिग्री 2 है, 2x
कांस्टेंट का पावर नहीं काउंट करते, वेरिएबल का पावर काउंट करते। तो x का पावर केवल 1 है, तो यहाँ डिग्री 2, यहाँ डिग्री 2, लेकिन यहाँ डिग्री 1। दिस इज नॉट होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो इतना तो समझ में आ गया कि होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है। अब समझ में आ गया, तो अब उसको सॉल्व भी करना है, ऐसा तो छोड़ नहीं सकते उसको। dy बाई डी एक्स को इलिमिनेट करना है, डेरिवेटिव को हटाना है। तो इसका जो मेथड है वो मेथड समझिएगा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड। होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मेथड dy बाई डी एक्स, यानी पहले तो आप टाइप समझेंगे, टाइप रिकॉग्नाइज करेंगे, उसके बाद उसको सॉल्व करेंगे। तो dy बाई डी एक्स को देखो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए ऐसा मानते हैं कि ये डी डी गया, यहां से कट गया, होता नहीं ऐसा, हम मान रहे हैं। मान लो ये डी डी गया, तो क्या क्या रह गया y बाई एक्स। तो ये इसको कोई नया वेरिएबल यूज कर लेते हैं। अब वो अपने ऊपर डिपेंड करता है, लोग v यूज करते हैं, u यूज करते हैं, z यूज करते हैं, t यूज करते हैं, जो भी लेना है। आपको बुक में दिया है v दिया है, कभी u दिया है, ऐसा कुछ भी दिया रहता, v ले लिया। तो दिस इज न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल, न्यू डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, ये याद रखना आसान होता है। dy बाई डी एक्स में से y बाय एक्स को न्यू वेरिएबल हम सब्स्टिट्यूट करते हैं, कब? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। अब क्या किया हमने, हमने नया डिपेंडेंट वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर दिया, तो जो पुराना dy बाई डी एक्स था उसको भी तो नए डेरिवेटिव में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू vx। मतलब जो dy बाई डी एक्स है पुराना वेरिएबल में, उसको नए वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। दिस इंप्लाइज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। मतलब dy बाई डी एक्स हो गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। अब हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगा y वाला, उसमें ये सब कन्वर्ट करने पर अब इक्वेशन v और x में आ जाएंगी। और v और x में आने के बाद में ध्यान से सुनिएगा, होमोजेनियस इक्वेशन हमेशा हमेशा ये सब्स्टिट्यूशन के बाद वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। और जैसे वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, तो उसको इंटीग्रेट करके हम सॉल्यूशन मिला लेंगे। वो सॉल्यूशन किस में रहेगा? वो सॉल्यूशन v और x में रहेगा, क्योंकि y तो गायब कर दिया हमने, y को इन टर्म्स ऑफ x, इन टर्म्स ऑफ v पुट किया है। तो वो वेरिएबल सेपरेबल इक्वेशन v और x के लिए सॉल्व किया जा सकेगा लास्ट में, रिप्लेस v बाय y अपॉन x, एंड दैट विल बी द सॉल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो डेरिवेटिव हटा रहे हैं, ये डेरिवेटिव हटाना पड़ेगा ना, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में इंटीग्रेट करेंगे तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। तो ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन की वजह से जो सॉल्यूशन मिलता है, दैट इज जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन। अब कभी प्रॉब्लम में कंडीशन दी हुई होती है, वो कंडीशन को हम यूज करके वो जो जनरल सॉल्यूशन का c है, कांस्टेंट है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट, उसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और वो यदि हमने जनरल सॉल्यूशन में पुट कर दिया वैल्यू फाइंड करके, तो इट बिकम पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो इस तरह से मेथड होता है होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने का। आपने अपने रेगुलर क्लासेस में बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस की होगी, इसलिए अभी इसको बहुत ज़्यादा अंदर से डिटेल डिस्कस ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हर बार वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, आप करेंगे तो उसको यस वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में कन्वर्ट होते दिखेगा, और लास्ट में रिप्लेस कर लेना। नेक्स्ट टाइप इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इसका एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का। वो पैटर्न है dy बाई डी एक्स प्लस p ऑफ x y इज इक्वल टू q ऑफ x, वेयर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की बात है, वेयर p ऑफ x एंड q ऑफ x आर functions of independent variable x or may be constant, or may be constants। ठीक है, तो पैटर्न क्या है, dy बाई डी एक्स, उसका कोएफिशिएंट 1 प्लस टर्म ऑफ y, डिपेंडेंट वेरिएबल है ना y, टर्म ऑफ y, उसके साथ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x का फंक्शन हो सकता है या कांस्टेंट हो सकता है, इक्वल टू राइट हैंड साइड में या तो कांस्टेंट हो सकता है या फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x हो सकता है। अब ये तो हो गई डिफरेंशियल इक्वेशन इन y एज डिपेंडेंट वेरिएबल। यदि मान लो हम यहां पर रोल इंटरचेंज कर दें,
जस्ट आपके समझने के लिए रोल इंटरचेंज करते हैं तो इक्वेशन इन x कैसे हो जाएंगी, dx by dy। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन इन x एज डिपेंडेंट वेरिएबल होगी तो टर्म ऑफ x लगेगा इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब टर्म ऑफ x है तो यहां पर फंक्शन ऑफ y, राइट हैंड साइड में फंक्शन ऑफ y, और दिस में भी कांस्टेंट। एक आध दो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम होते हैं इस कैटेगरी में फिट होके सॉल्व किए जा सकते हैं। फिलहाल अभी हम इसी के बारे में बात करेंगे, मेन पार्ट के बारे में बात करेंगे। तो अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिखने के लिए तो सिंपल सा डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है। तो उसके लिए हमको एक टर्म फाइंड करना होता है। ये जो कोएफिशिएंट ऑफ y है px, इसको e के पावर में इंटीग्रेट करते हैं, e के पावर में इंटीग्रेट करते हैं और ये कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इंटीग्रेटिंग फैक्टर जनरली i डॉट f से डिनोट कर देते हैं उसको, ठीक है। केवल केवल कंसेप्ट के लिए हम कुछ बातें कहना चाह रहे हैं, सुन लीजिएगा। होमोजेनियस इक्वेशन के बाद एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नाम का एक टॉपिक होता है, उसकी क्या स्टडी होती है फिलहाल हम बात नहीं कर रहे। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद लीनियर डिफरेंशियल होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बेसिकली इज अ नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन which can be made exact by multiplying some factor in it। यदि कोई नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसको एग्जैक्ट की मेथड से तो सॉल्व नहीं कर सकते, लेकिन कुछ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बनाया जा सकता है और बनाने के लिए जो फैक्टर का यूज करते हैं वो फैक्टर कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो ये जो हमारा फैक्टर है ना, ये फैक्टर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये इक्वेशन को एग्जैक्ट बनाने का काम करता है। एग्जैक्ट के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, जब आप हायर स्टडीज में जाएंगे तो एग्जैक्ट के काफी डिटेल स्टडी है, इसलिए यहां पर आपके सिलेबस में कहीं एग्जैक्ट वर्ड यूज भी नहीं किया। अच्छा, अभी इस बैच के लिए 12th क्लास के एग्जाम के लिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इसको डिलीट किया है सिलेबस में से, लेकिन हम रिवाइज कर लेते हैं, बहुत शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं। तो जब भी इक्वेशन इस फॉर्म में दिखे तो हमको सबसे पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। अब आपके माइंड में ये आ गया होगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर का रोल क्या होता है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये इक्वेशन को सॉल्वेबल बनाता है, एग्जैक्ट बनाता है मतलब सॉल्वेबल बनाता है, ऐसा थोड़ी देर के लिए आप समझ समझ के चलिए, ठीक है। सॉल्वेबल बनाता है, तो सॉल्वेबल बनाने के बाद में सॉल्यूशन कैसा आएगा, तो सॉल्यूशन इज y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड में जो कुछ है, राइट हैंड साइड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। दिस गिव्स, इसको सॉल्व करने पर दिस गिव्स जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, राइट। जनरल सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बड़ा आसान होता है। y के कोएफिशिएंट यदि नेगेटिव साइन के साथ होगा तो वो नेगेटिव लेना होगा, px उसका इंटीग्रेशन करके e के पावर में रखा, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेटिंग फैक्टर। एक बार इंटीग्रेटिंग फैक्टर मिल जाए तो सॉल्यूशन का ये पैटर्न लिखेंगे, y इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और उसको सॉल्व करें। ये जो हमने दूसरा फॉर्म बात की थी ना, dx अपॉन dy प्लस टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट, ये यहां गलत किया है, px चाहिए, दिस इज px, डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म होगी, यहां पर क्या है dy बाय dx प्लस py इक्वल टू q। y डिपेंडेंट है तो dy बाय dx की टर्म है डिपेंडेंट वेरिएबल में, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल की टर्म है और फिर कांस्टेंट टर्म है, ऐसा बोलो आप। तो यहां पर dx बाय dy प्लस p into x is equal to q, where p and q are either functions of independent variable y or they may be constant। तो उसके लिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e के पावर में इंटीग्रल ऑफ p विथ रिस्पेक्ट टू y, ठीक है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल y है तो सॉल्यूशन लिखा जाएगा डिपेंड, हाँ इसको बोलते समय आप ऐसा बोलिए ना, डिपेंडेंट वेरिएबल, एकदम जनरल फॉर्म में बोलिए, डिपेंडेंट वेरिएबल इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ राइट हैंड साइड इनटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये पैटर्न में बोलने से वो कोई भी वेरिएबल अभी u और v भी यदि आ जाए तो भी हम उसका सॉल्यूशन लिख सकेंगे। इसके प्रॉब्लम्स सॉल्व एग्जांपल लेकर फिर आप एक्सरसाइज कीजिएगा।
तो इतने टाइप्स है आपके सिलेबस में फिलहाल। इसके आगे की बातें हायर लेवल में होती है। और फिर सिंपल सिंपल एप्लीकेशन है, पॉपुलेशन ग्रोथ एंड ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। तो बेसिकली जो वर्ड प्रॉब्लम होते हैं ना, वो वर्ड प्रॉब्लम को आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में पहले तैयार करना होता है। यानी जो हमने पहले पढ़ा था फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन, तो वर्ड प्रॉब्लम को कन्वर्ट कर लिया डिफरेंशियल इक्वेशन में, और फिर वो डिफरेंशियल इक्वेशन का नेचर देखते हुए जितने आपने पढ़े वेरिएबल, सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर, किससे वो सॉल्व होता है उससे उसको इंटीग्रेट करें, सॉल्व करें। इंटीग्रेट करें मतलब सॉल्व करें, ठीक है। रेडियो एक्टिव डीके, जो भी लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज को डिफरेंशियल इक्वेशन में फॉर्म करना। और एक बार इक्वेशन आपके सामने आ जाए तो उसको, ये जो 3 मेथड पढ़ी है आपके लेवल पे, सॉल्व। हाफ लाइफ पीरियड, रेडियो एक्टिव एलिमेंट वगैरह सब सब आ जाते हैं इसमें। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो अब ये जितनी भी एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन के साथ साथ में आपका फिजिकल बैकग्राउंड और कहीं पर केमिस्ट्री थोड़ा बहुत लगता है। तो फिजिकल बैकग्राउंड के साथ में वो लैंग्वेज को ठीक से पढ़कर उसका कन्वर्शन सिंबॉलिक फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते हैं, आ गया। तो फिर बाकी का जो काम है सॉल्यूशन, वो आपने यहाँ पर डिटेल पढ़ा है इस चैप्टर में। सरफेस एरिया, इस तरह के प्रॉब्लम आपने एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस में किए हुए। समरी एंड देन मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो इसके साथ डिफरेंशियल इक्वेशन ये टॉपिक कंप्लीट होता है, रिवीजन कंप्लीट होता है, रिवीजन कहना चाहिए। तो जो भी कुछ आपने पढ़ा उसको इस क्लास के थ्रू रिवाइज करने का आपको मौका मिला होगा, और ये क्लास आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रही होगी, ऐसा सोचकर रुकते हैं यहाँ पर। फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय गणित।